कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारी मईशत किस सम्त में जा रही है, हमारे मुल्क की सियासत किस सम्त में जा रही है। तो आज आपको एक नया ज़ाविया पेश करके बताऊंगा जो आप लोगों को हिला के रख देगा। क्योंकि देखें, जो पाकिस्तान में रिवायती तौर पर मीडिया बात कर रही होती है वो सियासत, एजेंडों, प्रोपेगेंडे पर बात कर रही होती है। लेकिन चूँकि हमारा प्रोग्राम इस नौइयत का है तो हम सियासी बात सिर्फ ऑब्जेक्टिवली कर सकते हैं, इसलिए आपको बड़े मज़े की अंदर की बात बताऊँ। भाई किसी ने खान साहब को कहा कि भाई ठीक है, कुछ हमारी आपकी अनबन हो गई माजी में, आओ मिल बैठकर दोबारा से दोस्ती कर लेते हैं। खान साहब ने कहा मैं ना मानूं। उन्होंने कहा नहीं तस्फिया कर लेते हैं। उन्होंने कहा, जो भी हैं, उन्होंने कहा हमसे मिल मिला के कोई बात कर लो। ये जो रोज़ खड़े हो जाते हो जलसों में, सारी दुनिया को बुरा कहते हो, हमें बुरा मत कहो। कोई मामला कर लेते हैं, कोई आपस में मिल बैठकर। अंदर की बात बता रहा हूँ, किसी को पता नहीं है, मार्केट में किसी को भी नहीं पता, सलीम साफ़ी को भी नहीं पता, नजूमी सेठी को भी नहीं पता, हामद मीर को भी नहीं पता, साबर छाकर को भी नहीं पता। लेकिन हकीकी बात यह है कि फिर तस्फिया हो गया। तस्फिया ये हुआ कि ठीक है, हम अपने मामला ठीक करें, आप पंजाब पहले हमें वापस दिखाओ, पंजाब हमें वापस दिलाओ, पंजाब हमें वापस दिलाओ। इसे हम आपकी खैर सिगाली का यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तस्वुर करेंगे। अगर ये हो गया तो फिर आपकी हमारी दोस्ती कट्टी ख़त्म, बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, अंदर की बात बता रहा हूँ, ये किसी को पता नहीं, पूरी मार्केट में छान लो, गरीदा फारूकी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। सारे एंकर ढोल बजा रहे हैं, सारे तज्जियाकार, किसी को कख कुछ नहीं पता कि मामला क्या है। अब बात क्या है, नहीं इस मामले के बारे में नहीं पता। अब हो गई, पहले थी कट्टी, अब हो गई दोस्ती हो गई पक्की। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आपकी खैर सगाली का हमने जो है मामला कर दिया, हम वी आर हैप्पी विद योर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। अब हमें पंजाब मिल गया है, अब हम तयन करते हैं कि मुस्तकबिल में कैसे वर्किंग रिलेशनशिप बनानी है। लेकिन यह है कि अब यू आर ऑन योर ओन, वी आर ऑन आवर ओन। ठीक है, अब क्या है कि अब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जो खान साहब ने इशारा दिया है कि मैं अब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ आऊँगा, ये इस वजह से किया है, इसके लिए कराची की एक जमात है, उसको मनाना पड़ेगा ताकि नंबर फिगर पूरे हों, और कोई तरीका हो नहीं सकता। ठीक है, आगे आप समझ गए। तो आगे आने वाले चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि अगर तो इन्होंने कराची की जो सियासी जमात है उसको इंगेज करके दोबारा से मना के उनकी गलतियों के ऊपर उनको नदामत का एहसास दिलाकर दोबारा से अपने साथ शामिल कर लिया, फिर वफाक में मामला, यानी अब उन्होंने टिकिंग टाइम बॉम्ब दे दिया। एक बोला साहब, शहबाज शरीफ साहब को कह दिया कि नाउ यू हैव अ वेरी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम विद इन विच यू विल हैव टू डू सर्टन थिंग्स इफ़ यू वांट टू डू देम, और यू हैव इंगेजमेंट, मतलब ऑप्शंस या वर्क इज़ नाउ ओपन फ्रॉम शहबाज शरीफ एंड। नवाज शरीफ साहब ने अपना सिग्नल दे दिया। नवाज शरीफ साहब ने बजरिया एक सीनियर सियासतदान, एक पार्लिमानी, जिसे आप कह सकते हैं नुमाइंदगी करने वाले सियासतदान को ये कहा है कि टीवी पर जाकर ये बोल दो कि नवाज शरीफ का केस ख़त्म नहीं हुआ, गोगी को नहीं पकड़ा, अब हमें वोट चाहिए, और वोट लेने का सिर्फ एक ही तरीका होगा। नून लीग अब ये जानती है कि वोट पाकिस्तानी देते हैं मजलूम को, और मजलूम सिर्फ तब हो सकेगी नून लीग जब नवाज शरीफ साहब जुर्रत बहादुरी का मुजाहरा करते हुए वापस आए पाकिस्तान, गिरफ्तारी देते। जो ही नवाज शरीफ साहब जेल में जाएंगे, पब्लिक सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा, लोग कहेंगे साहब के नवाज शरीफ की सियासत जो थी पहले की तरह वही सियासत है, मुज़ाहमती सियासत है, सियासी निज़ाम के साथ एक टकराव है, और मजलूमियत का वोट, और वो जो एक पलड़ा हल्का हो गया था वो दोबारा से भारी हो जाएगा। तो अभी की जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि भाई संभलता है आप लोगों से तो संभालो, नहीं तो नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू बी बैक। एंड अगर नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला जाता है, फाइन, ही इज़ विलिंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, क्योंकि टू कीप हिज पॉलिटिक्स अलाइव ही इज़ विलिंग टू टेक दैट रिस्क। वो वापस आते हैं, ही गोज़ टू जेल ओवर देयर, क्योंकि जाहिर बात है सज़ा ख़त्म नहीं हुई, ही गोज़ देयर, ही स्टेज देयर, पब्लिक सेंटिमेंट्स चेंज,
Punjab's politics change. Otherwise, PTI will gain that edge. बड़ी अहम बात है ये। मैंने आपको वो बातें बताई हैं नाजरीन जो मार्केट में किसी को भी नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ही अहम मेहमान हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं जिनके पास बहुत सारी बातें होती हैं जो मार्केट में किसी का होती हैं। जनाब ज़फ़र मोती साहब, इनको वेलकम करता हूँ शो में। लेकिन शो के आगाज़ में ज़फ़र मोती साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने मार्केट में काम करना यासीन लाखानी साहब से सीखा था। अब वो दुनिया में नहीं रहे, बड़े पढ़े लिखे और जीनियस आदमी मैंने उनको पाया। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अहम तरीन ओहदों के ऊपर फायज रहे। ही वॉज अ गुड टीचर टू मी, ही वॉज अ गुड मैन, ही न्यू वॉट ही वॉज डूइंग। मुझे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता था, लेकिन मैं दफ्तर में उनके पास जाना शुरू हुआ, उनसे मिलना शुरू हुआ मैंने बहुत कुछ सीखा। ज़फ़र मोती साहब हमारे साथ लाइन पर होंगे। आगाज़ में मैं चाहूँगा थोड़ा अगर वो यासीन साहब के लिए, लाखानी साहब के लिए कोई अच्छी बातें करना चाहें उनकी याद में, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। उनके साथ काफ़ी जगहों पर साथ भी रहें। जी जनाब ज़फ़र मोती साहब। हेलो, आवाज़ आ रहा है? जी जी ज़फ़र मोती साहब, आवाज़ आ रही है। मैं खराज तहसीन पेश कर रहा था जनाब यासीन लाखानी साहब को, जो कि स्टॉक मार्केट की बड़ी अहम शख्सियत रहे, दुनिया में नहीं है अब। मैं चाहता हूँ आप भी उनके बारे में अगर कोई अच्छी बातें करना चाहें, फिर आगे चलते हैं। देखो यार, बहुत पुराने हमारे सीनियर मेंबर में से एक हैं और मेरे वालिद, मेरे दादा, उनकी भी इनसे दोस्ती थी, मेरी भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मेरे तो टीचर थे मार्केट में, और मेरी उनसे तो नोक-झोंक बड़ी पुरानी चलती है। 69 के इलेक्शन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेरे और यासीन लाखानी साहब साथ थे। फिर मेरे साथ हम ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहे हैं, फिर चेयरमैन भी रहे हैं। तो बड़ा हमने इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया है साथ, और बड़ी लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी, बड़े ही अच्छे इंसान। और आप देखें इनके कि अभी भी पूरी मार्केट में एक सैडनेस है इनके इस दुनिया से जाने के बाद। और बस अब यही है कि प्लेजेंट मेमोरीज है मेरी इनके साथ। मैं बड़ा इनको तंग करता था, और वो सामने जवाब में भी बड़े तेज थे, तंज़ो मज़ाह में बहुत आगे थे। तो वो एक किस्म की नोक जोक दिमाग में रह गई हैं, जो हम लोग एक किस्म के जो प्रैक्टिकल जोक्स भी कर जाते थे। तो वो जो है अब एक मेमोरी है जो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ रहेगी। बड़ी अहम बात आपने की, मुझे भी याद आई उनकी, तो याद आई, उनसे बहुत कुछ सीखा। जैसे मैंने कहा कि मैं अपने असातिज़ा, ऐसे लोग जिनसे मैंने सीखा उनको हमेशा याद रखता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज की बड़ी मारूफ शख्सियत जनाब यासीन लाखानी साहब दुनिया में नहीं रहे, और उनके लिए चलें नेकी की दुआ कर ली। ब्रेक में कोशिश करेंगे उनके लिए अलहदा से दुआ भी करें। नाजरीन यहाँ पर आगे चलते हैं। ज़फ़र मोती साहब, मैं आगाज़ में कुछ ऐसी बातें कर रहा था जो मार्केट में किसी को भी नहीं पता, और मैंने देखा है आपको भी बहुत सारी ऐसी बातें पता होती हैं जो मार्केट में किसी को भी नहीं पता होती। तो जनाब वाला, मुझे थोड़ा समझाइए, ये क्या सट्टे वाला गेम आप खेल रहे हैं जो सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर खेला जा चुका है, जो आप करेंसी मैनिपुलेशन में कह लूँ का गेम हो रहा है नज़रों के सामने, और हम सब भोले बने हुए हैं। ये तो हर थर्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग कंट्री के अंदर पिछले एक साल के अंदर हुआ है। आपकी बारी अभी आई है, क्या कहते हैं आप? नहीं, हमारी बारी तो पहले इन सब थर्ड वर्ल्ड कंट्री से पहले आ गई है। हाँ। और इसके बाद जो है, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि बार बार जो खौफ दिला रहे हैं, जो हमें बहुत परेशान होते हैं हम लोग, जो इमरान खान साहब बार बार बोलते हैं कि श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब का इंडिकेशन वो श्रीलंका है जिसमें पब्लिक रोड पर आती है, लेकिन हमें खौफ है कि इमरान खान साहब को पता नहीं है कि हमें वो श्रीलंका नजर आ रहा है जिसके पास ना खाने को चीजें हैं, ना फ्यूल है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना इंपोर्ट का बिल है, ना उनकी चाय बिक रही है, ना उनका टूरिज्म चल रहा है। तो वो जो है वो असल श्रीलंका की, हमें श्रीलंका के जाने की तरफ जाते हुए वक्त जो ये बात करते हैं, हम कहते हैं भाई ये बात ना करो, क्योंकि जो श्रीलंका में आप लोगों को, पब्लिक को बाहर निकालने की बात कर रहे हो, वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है। एज इकोनॉमिस्ट, एज अ बिजनेसमैन, एज एक ऑब्जर्वर, एज जो भी आप कहो, हमें फिक्र उस श्रीलंका की है जिसमें लोगों का इकोनॉमिक, खाना पीना, रहना, सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। और वो बातें करके जो डरा रहे हैं, वो हमें डर ज्यादा हर रोज बढ़ रहा है। और वही डर है कि मैनिपुलेशन के बगैर ही हमारी करेंसी टूटती जा रही है, डूबती जा रही है। मुझे अच्छी तरह याद है
कि इमरान खान साहब के टाइम में स्टेट बैंक का जब गवर्नर था तो उसने कहा 175 अगर रुपया डॉलर हो गए तो अच्छी बात है, बाहर वालों को पसंद आएगा, और जो बाहर के रेमिटेंस करने वाले हैं, और अच्छी खबर है ये। तो मैंने उसी टाइम बोला था कि आप ऐसा करें, 175 पर क्यों रुक रहे हैं, आप 275 कर दीजिए इसको। इसमें आपको अगर ये अच्छा ही लग रहा है कि हमारा कायदे आज़म टूटता जाए टूटता जाए टूटता जाए और जॉर्ज वॉशिंगटन स्ट्रांग होता जाए स्ट्रांग होता जाए स्ट्रांग हो जाता है, तो ये आपको अगर अच्छा लगता है तो यहाँ तक पहुंचा दीजिए। और जैसे कहते हैं ना कि प्रिडिक्शन ऐसी ही जा रही है जो अब लोगों को खौफ आ रहा है कि भाई अगला बैच जो इंपोर्ट का आएगा नेसेसिटी चीजों का, देखिए केमिकल मार्केट जो केमिकल्स मंगाती है वो टेक्सटाइल्स में काम आती है, फैक्ट्रियों में काम आती है, वो भी नहीं ले सकेंगे। आपको अंदर की मैंने बहुत सारी बातें बताई जो मार्केट में किसी को भी नहीं पता, या पता भी हो तो वो कहने से घबराते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं 99% लोग पाकिस्तान के अंदर उनको नहीं पता कि ये सारा सीन हो चुका है। अब ज़फ़र मोती साहब आपकी जानिब आऊँगा, आपको सियासी के आसाराई में तो नहीं डालूंगा, लेकिन आप ख़ुद देखिएगा आप चंद दिनों के अंदर कि पीटीआई का रिटोरिक जो है वो चेंज हो चुका है, और शान सईद साहब भी मेरे ख्याल हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अब दोनों हमारे साथ होंगे, और पीटीआई का रिटोरिक भी चेंज हो जाएगा। सोशल मीडिया के ऊपर इदारों के ख़िलाफ़ तनकीद जो हो रही थी वो भी बंद हो जाएगी, और फिर हो सकता है कि वापस वफाकी हुकूमत मिलने का मौका भी मिले, लेकिन उसके लिए जो मैथमेटिकल फार्मूला है उसके लिए इनको कराची की जमात को अप्रोच करना पड़ेगा। वहाँ दाल गलेगी नहीं गलेगी इज़ गोइंग टू बी अ क्वेश्चन मार्क, वो किसके साथ जाते हैं। लेकिन अभी तक के यही है कि नाउ दे हैव देयर आईज सेट ऑन द फेडरल गवर्नमेंट। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था, उनको किसी ने मैसेज भेजा था कि आओ दोस्ती कर लें, उन्होंने कहा दोस्ती करेंगे लेकिन पहले पंजाब हाथ आएगा फिर दोस्ती करेंगे। अब पंजाब आ गया हाथ में, दोस्ती ऑटोमेटिक हो गई। खैर मेरे साथ अब शान सईद साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कोलालमपुर से। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। थैंक यू अली नासिर साहब। पाकिस्तान अस्सलाम ज़फ़र मोती साहब। थैंक यू जी, वालेकुम सलाम। पाकिस्तान के अंदर बड़ी सख्त किस्म की हिजानी कैफियत है, लेकिन मैंने चंद चीज़ों का जिक्र तो कर दिया। अब मैं चाहूँगा बैरूनी सूरत हाल के मुतालिक आप बताइएगा। अभी ज़फ़र मोती साहब ने बड़े अहसन अंदाज में हमें बताया पाकिस्तान के हालात व मामलात के बारे में। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जितने फार्मूले हैं इकनॉमिक्स और फाइनेंस के सब फेल हो रहे हैं। ऐसा महसूस ज़रूर हो रहा है कि कोई ना कोई सट्टा खेल रहा है। समबडी इज़ मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस डॉलर रेट दैट इज़ गोइंग अप डे बाय डे, एंड ए लेवल ऑफ कन्फ्यूजन इज़ बीइंग क्रिएटेड इन पाकिस्तान। तो शान सईद साहब थोड़ा बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की जो कैफियत है उसके मुतालिक बताएं और करेंसी क्राइसिस के मुतालिक बताएं। जी थैंक यू अली नासिर। अगर आपने 3 दिन पहले फाइनेंशियल टाइम्स में देखा हो, फाइनेंशियल टाइम्स में आया था कि अर्जेंटीनियन करेंसी जो पेसोस है वो 15% नीचे चले गई है एक हफ्ते में, और वहां पर 90% इन्फ्लेशन है। तो जो पाकिस्तान की इस सूरत हाल मुझे नजर आ रही है, तो पाकिस्तान अर्जेंटीना के साथ compete कर रहा है, और मेरा ख्याल है हम भी उसी लेवल पे जा रहे हैं। और जो वहाँ का जो ओपन मार्केट और जो ऑफिशियल रेट है अर्जेंटीना में, उसमें जो गैप है वो 150% आ गया हुआ है, 150%, और वहाँ पर डॉलर की शॉर्टेज है अर्जेंटीना में। पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल है अगर हम इसको देखें तो सिमिलर एनालॉजी है, इस वक्त डॉलर जो है शॉर्ट है मार्केट में। right. और ये स्टेट बैंक को स्टेटमेंट देनी चाहिए, जब रेमिटेंसेस आती हैं तो सब कोई ट्वीट कर रहा होता है, लेकिन इस वक्त रुपए की जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तो जब किसी करेंसी की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी खत्म हो जाए तो वहां पर जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं बात कर रहा था, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ज़फ़र मोती साहब के साथ भी बात कर रहा था। देखें दुनिया में तमाम जो करेंसी सट्टेबाज हैं, जैसे आपको याद होगा आप भी इस वक्त मलेशिया में मौजूद हैं, और उस टाइम पर महातिर मोहम्मद साहब ने जॉर्ज सोरोस के बारे में जो रिमार्क्स दिए थे, ये इस तरह के सट्टेबाज जो माजी के अंदर एशियाई करेंसियों के साथ सट्टा खेल के मुमालिक की मईशत को बर्बाद कर दिया, अब उनका नेटवर्क और ज़्यादा एलेबोरेट हो चुका है। मैं ये देख रहा हूँ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं, जब आपने अर्जेंटीना का भी जिक्र किया, इट्स वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ इफ़ आई मे से, तो मैं ये कहूँगा कि इन तमाम मुमालिक के अंदर करेंसी सट्टेबाजों ने काम किया है। इस तक के मैं कहूँगा कि इंडिया में भी करेंसी सट्टेबाज काम कर रहे हैं,
और दीगर ममालिक में भी सट्टेबाज काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी रिटर्न ऑफ द सट्टेबाज हो चुका है। मुझे ऐसे लग रहा है दिस इज ऑल ए देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। ऑल दैट इज गोइंग ऑन थ्रू ए स्ट्रक्चर्ड प्लान to somehow weaken the Asian economies as done in the past like in 97। क्या कहते हैं आप? इससे क्या पूछा मैं पूछते? शान सईद साहब से पूछा है, वो जवाब दे दें, फिर तो मोती साहब तो हमारे साथ ही हैं ना। मुझे जो लग रहा है कि इस वक्त जो आपने बिल्कुल सही कहा, जब इन्वेस्टर्स देखते हैं कि एक करेंसी में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जब मैं बात करता हूँ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और जब आपका सेंट्रल बैंक कोई मैसेज नहीं देता मार्केट को, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेंट्रल बैंक आपका कुछ कम्युनिकेट नहीं करता और वो कहता है कि सारी चीजें ठीक हैं, तो दैट्स अ रॉन्ग सिग्नल टू द मार्केट। जब आप कहते हैं सारी चीजें ठीक हैं, ऑन द ग्राउंड चीजें ठीक नहीं होती, तो फिर इन्वेस्टर्स को पता चल जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द सिस्टम। एंड व्हेन योर सेंट्रल बैंक इज पैनिकिंग एंड दे डोंट हैव मॉनेटरी टूल्स टू सपोर्ट द करेंसी, ऑब्वियसली फिर यही होता है जो इस तक पाकिस्तानी करेंसी के साथ हो रहा है। तो इसके माने ये जफर मोती साहब के इसाक डार वाज राइट, ही वॉचेज आवर प्रोग्राम इन लंदन, बट दैट मीन्स इसाक डार वाज राइट व्हेन ही यूज्ड टू इंटरवीन एंड ही यूज्ड टू इंश्योर दैट द डॉलर रेट इज स्टेबलाइज्ड, is given some kind of support। क्या कहते हैं आप in the past? बिल्कुल। अब तो हर वो जो स्टेट बैंक का गवर्नर था जिनको मैं क्रिटिसाइज करता था, उनसे मैं माफी मांगूंगा कि भाई वो तो हीरोज निकले हैं। जो हमारे दीवार जो स्टॉक एक्सचेंज की उनके साथ लगती थी, तो वो इंटरवेंशन को मानते थे, कबूल करते थे। अब हेडलेस स्टेट बैंक चल रहा है, उसके पास कोई गवर्नर नहीं है, कोई डिसीजन मेकर नहीं है, कोई इंटरवेंशन का नाम नहीं है, कहीं से उनके हमको सपोर्ट करने या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के कोई स्टेटमेंट नहीं उनके पास। एक उधम मची हुई है यहाँ पर। सुबह कुछ जर्नलिस्ट हैं कि हमारी आंख खुलती है और इंटर बैंक का बता देते हैं कि 2 रुपया और स्ट्रांग हो गया। अब आप सोचो तो सही कि आपके प्रोग्रामों में जब 1 रुपए की मूवमेंट होती थी तो उछल कूद में कर देता था कि इतने बिलियन रुपीस का अपने को कर्जा चढ़ गया। अच्छा, ये मेरी सट्टे वाली जो छुरी है जफर मोती साहब, ये सट्टे वाली जो छुरी है, इस पर थोड़ा सा आप गौर करना। आप देखें 3 टाइम बहुत ही सीवियर किस्म का हिकअप आया करेंसी मार्केट में। पहले इसने झटका खाया, आपको याद होगा, फिर इन्होंने कहा इमरान खान हट गया इसलिए करेंसी दोबारा से नीचे आ गई, तब एक सट्टा हुआ। फिर दूसरी दफ़ा हुआ, आपको याद होगा, ये अब गई मार्केट 204 तक, फिर उसके बाद इसने मेरे ख्याल, जहाँ तक रफली मैं याद कर रहा हूँ, पहले गई ये ऊपर गई, फिर उसके बाद फिर 210 वाला गेम हुआ, फिर झटका खाया इसने, ये नीचे आई। ये सर इज टेस्टामेंट टू द फैक्ट कि दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ जरूर है जी। उसमें ये था कि उन्होंने नई हुकूमत के आते साथ ही खुद नई हुकूमत ने कहा कि अब हम डॉलर नीचे जाएगा। मिस्टर इस्माइल ने स्टेटमेंट दिए और मैं उस टाइम भी बोल रहा था कि ये वापस तो 184-85 पर नहीं ला सकेंगे। मैं 197.50 तक मैंने मेरा प्रेडिक्शन थी, 198 से फिर टर्न हुई, फिर आपका फिगर सही है, 204 की जगह 205 गई। अब जो है ना वो लॉस्ट हो गया, वो जो एनर्जेटिक वो जो गेम था ना, गेम प्लान, वो लॉस्ट हो गया है। हम अर्जेंटीना से वर्स्ट ऑफ इसलिए हैं कि अर्जेंटीना, ब्राजील, टर्की, उन्होंने इस तरह के खतरनाक किस्म की करेंसी की स्पेकुलेशन पहले भी देखी है, हाइपर इन्फ्लेशन देखी है। और वो ऐसा होता था कि बड़े बैंक्स जो हैं अपने बैंकरों को ट्रेन करने के लिए कई मरतबा उनको टर्की पहुंचा दिया करते थे या ब्राजील में चले जाया करते थे, ताकि उनको सीखें कि एक दिन 1 घंटे के बाद उधर की इकोनॉमी कैसी हाइपर इन्फ्लेशन और हाइपर सेंसिटिव होती है करेंसियों के मामले में, तो वो उनको सिखाने के लिए भेजते थे। पाकिस्तान ने अपने एरा में, इस सेंचुरी में ऐसा हालात नहीं देखे। इससे पहले की सेंचुरी में जब हमारा मुल्क वेस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान था, तो जैसे ही ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो उस टाइम डिवैल्यूएशन बहुत हुई थी। फिर हमारा जब 98 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद डिवैल्यूएशन हुई थी। ये जो देख रहे हैं ना, ये तो फ्री फॉल है, और ये फ्री फॉल जो है ना, ये पाकिस्तान ने पहले कभी नहीं। अच्छा, ये बहाना जो है, मैं चाहूँगा शान सईद साहब कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो यूज़ किया जा रहा है ऑन ए लार्जर लेवल, इस तक के
हमारे जो आला ओहदेदार तक हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इट इज़ एक्चुअली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दैट इज़ ब्रिंगिंग द करेंसी डाउन एंड द वैल्यू ऑफ द डॉलर इज़ इंक्रीजिंग। बट इन रियलिटी आई थिंक के पॉलिटिकल टर्मोइल तो हम पहले भी इस नौयत का देख चुके हैं, और टू बी वेरी फ्रैंक हमारे पॉलिटिशियंस इतने इंटेलिजेंट तो होते नहीं कि उन्हें पता हो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है। तो वो तो खाली ये कि रोस्टम पे खड़े होकर कोई किसी मुल्क को गाली निकाल देता है, कोई किसी इदारे को बुरा भला कह देता है, इसके अलावा तो हमारी कोई पॉलिसी नहीं होती इकोनॉमिक पॉलिसी। तो आई डोंट फील कि इट इज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आप क्या कहते हैं, इज इट प्योरली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी? जी शान सईद साहब। अली, हर करेंसी में 3 वेरिएबल्स होते हैं, यू हैव स्ट्रक्चरल, सिक्लिकल और पॉलिटिकल। पॉलिटिकल इज वन वेरिएबल, लेकिन जो और हमारे इश्यूज हैं वो एड्रेस नहीं हो रहे। अगर आप किसी बंदे को ऑन लाइव ले लें, स्टेट बैंक के बंदे को, और बताएं कि मुझसे पूछें कि जी रुपए की इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो वो कुछ बता नहीं सकेंगे। उनके पास एक ही आंसर होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज वन वेरिएबल, बट यू हैव अदर 2 वेरिएबल्स। और मेरे सामने ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन की लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ी हुई है, जिसमें उन्होंने लिखा है पाकिस्तान ऑलरेडी ऑन द ब्रिंक। और हमारे गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे थे कि जी पाकिस्तान बिल्कुल सही है, कोई डिफॉल्ट नहीं होगा। अगले 12 महीने में हमें 31 बिलियन डॉलर की पेमेंट करनी है। वो कहां से आएंगे 31 बिलियन डॉलर? तो खाली एक रेटोरिक और एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है बिल्कुल सही है, 182 से 142 पे चला गया डॉलर, इकोनॉमी का पट्टा बैठ गया है, इन्वेस्टर्स आपके वरीड हैं, और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो स्टॉक मार्केट से पुल आउट कर रहा है। कहां से आपकी इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, आप मुझे खुद बताएं। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। वैसे पाकिस्तानीज आर वेरी डिफ़िकल्ट, पाकिस्तानीज हैव अ डिफ़िकल्ट टाइम टू पुल आउट, वो तो एक मसला है। ज़फ़र मोती साहब, सॉरी थोड़ा मेरा बात का कोई गलत मतलब ना ले ले, बट ये है कि अब वाई आर पीपल पुलिंग आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट। अब इशू ये है कि ये पुल आउट जो हो रहा है, अब ये कह तो रहे हैं साहब कि ये, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक आप खुद जानते हो, आप मार्केट के प्लेयर रहे, पहले भी बड़े मैग्नीट्यूड के ऊपर, अभी भी। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है कितनी ज़्यादा रिड्यूस हो गई, श्रिंक हो गई, और ओवरसीज़ इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर क्यों आएगा पाकिस्तान, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप ये रोज़ के नंबर्स प्रिंट कर रहे हो, मुझे नहीं लगता फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल नहीं आ रहा। पहले तो शान सईद अगर सही बोल रहा होता काश, तो मैं तो बहुत खुश होता कि 182 से 142 हो गया है। शान साहब, ये 142 नहीं हुआ, 242 हुआ है। नंबर सॉरी, माय 142 हो जाए ना तो आज हमको ये प्रोग्राम करने की जरूरत ही नहीं पड़े। आज हम सब खुशहाल अपने अपने घरों पर बैठे हों। अब ये है चक्कर के जो पाकिस्तान एक ही मुल्क है जिसने अपने ऊपर ये तीर चला दिया है कि सियासी बहरान से माशी बहरान की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं हम लोग। हमारा दूसरे मुल्कों में, स्पेशली जो श्रीलंका बार बार आता है, वो पहले माशी बहरान हुआ, इसके बाद सियासी बहरान हुआ। उल्टा है, हम लोगों ने उल्टा तीर अपने सर पर मान दिया है। अगर ये पॉलिटिकल क्राइसिस ने जो ब्रूइंग की, जो स्टार्ट किया, अब डिस्टिल किया, चलो मैं भी आपके लिए एक अच्छा वर्ड देता हूँ, तो वो अगर सही रहते और अपने अपने ड्रिंक्स अपने अपने अलग जगहों पर आराम से सुकून से कर। तो आवाज़ ज़फ़र मोती साहब की चली गई, मेरे ख्याल बात भी वो इतनी ज़्यादा गहरी कर रहे थे। देख रहे थे फॉरेन इन्वेस्टर्स, देख रहे होते दूर से। अब आप कैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स को ला सकते हैं जब आपको पता है कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो अनस्टेबल करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो जब नफा हो जाता है उसको, तो वो अनस्टेबल करेंसी में की वजह से वो जो नफा पूरा उसका धुल जाएगा। उसने वो तो कमाने के लिए नहीं करता है ना, उसको अर्निंग पर शेयर से ज्यादा इसको फिक्र होती है कि चलो हमें डिविडेंड तो मिल गया, अब इस डिविडेंड को वापस ले जाने में 182 की जगह मुझे 242 में ले जाऊंगा, तो वो तो उसका सब नफा शफा मोहब्बतें सब धुल गई। बड़ी अहम बात आपने की है शान सईद साहब। एक तरफ आपकी और भी तवज्जो डालूंगा, वो ये है कि आप हमेशा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मुतालिक बात करते रहते हैं। पाकिस्तान में तो बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन के ज़रिए किक स्टार्ट करना चाह रहे थे पाकिस्तान की इकोनॉमी को। अब कंस्ट्रक्शन मटीरियल इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा बिकॉज कोटेड इन फॉरेन करेंसी ऑलवेज स्टील बार्स एंड सीमेंट।
तो आपके ख्याल से क्या मुस्तकबिल दिखाई देता है पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे जब हम ओवर प्रोड्यूस कर चुके हैं मीडियम साइज यूनिट्स, यानी कि जो मिडिल क्लास, तौर पे जब हम ओवर प्रोड्यूस कर चुके हैं मीडियम साइज यूनिट्स, यानी कि खास तौर पे जब हम ओवर प्रोड्यूस कर चुके हैं मीडियम साइज यूनिट्स, यानी कि मेरे ख्याल आवाज़ उनके पास गूंज रही है, तो मैं पेशकार से कहूँगा कि थोड़ी देर उनकी आवाज़ बंद करें। चलें ज़फ़र मोती साहब आपकी जानिब आता हूँ। ज़फ़र मोती साहब, बड़े मज़े की आपसे बात करूँगा जो कि पूरे पाकिस्तान के वहम गुमान के ऊपर, वहम गुमान में भी नहीं थी और उनके ऊपर तारी थी। वो ये थी कि कराची से थोड़ी दूर लेकिन कराची के मुज़ाफ़ाती इलाके के अंदर पीर बाबा की हाउसिंग सोसाइटी, वहाँ पे कीमतें एकदम गिरना शुरू हो गई हैं। अब मुझे, लेकिन मेरे पेशकार ये कह रहे हैं कि मेरे पास वक्त महदूद है। लोग मुझसे पूछ रहे थे जनाबे वाला कुछ बताया करें, ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ शहर के इर्द गिर्द बन गई हैं, वक्त मेरे पास बहुत कम है, थोड़ा सा मुख्तसरन आपको बताऊंगा। असल में बात ये नाजरीन, इनकी कीमतों के अंदर इस वजह से कमी आ रही है क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने की वजह से अब वहाँ जाने और आने का जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। वो जो पहले ट्रांजिशन थी, आध पौन घंटे का सफ़र होता था, वो अब जो है उसके लिए फ्यूल कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जो लोग इन हाउसिंग सोसाइटियों में रहेंगे, जो कराची शहर के इर्द गिर्द हैं, आगे मेरा इशारा समझ जाओ, वहाँ पर आना और जाना एक्सपेंसिव हो जाने की वजह से आप देखेंगे कि उसकी वैल्यू और डिटोरिएट करेगी। 250 रुपये लीटर पर वहाँ आना जाना वारे में नहीं रहता। हाँ, 100 रुपये 125 रुपये के ऊपर वारे में रहता था। इसके अलावा फ्यूल कॉस्ट और डिस्टेंस भी बहुत अहम प्रॉब्लम होता है। डिस्टेंस की वजह से लोग वहाँ बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। खैर, प्रोग्राम के अंदर आगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी इस बारे में बात करेंगे। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।